हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा केस, जबकि हम जो ऑब्स्टेकल है उसकी साइज़ और शेप अगर शेप बदल देते हैं। जैसे हमने दो तरह के पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर एंड डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर ओपेक डिस्क। आज हम तीसरी तरह की अपर्चर में किस तरह से पैटर्न बनेगा वो डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज, और इसके साथ साथ एक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो किस तरह से वेरी करती है, इसमें ये डिस्कस करेंगे। सीधी कोर के कारण विवर्तन या डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। चित्र के अनुसार माना ओ एक अपारदर्शी अवरोध का तीक्ष्ण कोर है, डायग्राम से देखें अगर हम, तथा एस एक स्लिट है जो लैम्डा तरंग लंबाई के एकवर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। एक्स वाई एक पर्दा है। स्लिट, कोर तथा पर्दा परस्पर समांतर तथा कागज तल के लंबवत रूप में रखे हुए हैं। एस को ओ से मिलाने वाली रेखा पर्दे पर बिंदु सी पर मिलती है, जैसा कि डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। ज्यामिति प्रकाशिकी के अनुसार पर्दे पर सी के ऊपर की ओर एक समान तीव्रता यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होनी चाहिए तथा सी के नीचे एक सा अंधकार होना चाहिए, जबकि यथार्थ में पर्दे पर सी से ऊपर की ओर समांतर प्रदीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती है तथा सी के नीचे तीव्रता घटते क्रम में होती है और कुछ दूरी पर जाके ये शून्य हो जाती है। ज्यामिति छाया क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता तथा विवर्तन फ्रिंजों की व्याख्या। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शैडो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। स्लिट एस से एक हम बेलनाकार तरंगाग्र W1 और W2 लेते हैं जो सीधी कोर O पर आपतित है। माना C के ऊपर वाले किसी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। P के सापेक्ष तरंगाग्र पर ध्रुव O डैश है। तरंगाग्र W1 W2 को अर्धकालिक पट्टियों में विभाजित करते हैं, और ये हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अर्धकालिक पट्टियों में कैसे डिवाइड करेंगे कि जो B डिस्टेंस है जो कि अवरोध और पर्दे के बीच में है, उसमें हम हर बार λ/2 डिस्टेंस ऐड करते जाएंगे। तो B प्लस λ/2, B प्लस 2 λ/2, B प्लस 3 λ/2, इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम C पॉइंट से उस पे तरंगाग्र पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह के ये जो अलग अलग भाग या पट्टियाँ मिलेगी उनको अर्धकालिक पट्टियाँ कहते हैं। अब बिंदु P पर परिणामी आयाम O डैश बिंदु से ऊपर के आधे तरंगाग्र तथा O डैश से O तक के नीचे वाले तरंगाग्र के आयाम के कारण होता है। O डैश के ऊपर के आधे तरंगाग्र के कारण P पे आयाम हमने कितना हो जाएगा, R1/2। अब यदि O डैश में निचले आधे तरंगाग्र की केवल प्रथम अर्धकालिक पट्टिका खुली है तो P पर आयाम R1 होगा, अतः P पर कुल आयाम कितना हो गया, R = O डैश के ऊपर वाले के कारण था R1/2, R1 है उस निचले के कारण, तो टोटल R हो गया R1 + R1/2 और 3R1/2, इक्वेशन नंबर 1। इस स्थान पर प्रथम उच्चिष्ट तथा प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज होगी जिसकी तीव्रता जो है वो हो जाएगी I = इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे बिकॉज I = R², तो I = हो गया 9R1² के बराबर। अब यदि O डैश O जो डायग्राम से देखें, O डैश O में निचले आधे तरंगाग्र की दो अर्धकालिक पट्टियाँ हैं तो P बिंदु पर कुल आयाम कितना होगा, P बिंदु पर कुल आयाम हो गया हमारे पास R = R1 + R1/2 = 3R1/2। इस स्थान पर प्रथम उच्चिष्ट तथा प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज होगी जिसकी तीव्रता I = 9/4 R1² के बराबर होगी। अब यदि O डैश O में निचले आधे तरंगाग्र की दो अर्धकालिक पट्टियाँ हैं तो P बिंदु पर कुल आयाम R = R1 - R2 + R1/2 = 3R1/2 - R2 which is nearly equal to R1/2,
और अगर इंटेंसिटी या तीव्रता की टर्म्स में हम इसको लिखें तो इंटेंसिटी हो जाएगी R1²/4। इस स्थान पर प्रथम निम्निष्ठ तथा अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि I इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि हमने व्यतिकरण में देखा था कि जो मिनिमाज हैं वो सारे ज़ीरो इंटेंसिटी के होते हैं, मैक्सिमा सारे समान इंटेंसिटी के होते हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और जो मिनिमा है वो भी पूरी तरह से ज़ीरो इंटेंसिटी के नहीं होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इंटरफेरेंस में या व्यतिकरण और विवर्तन में। अब हम ये देखते हैं डायग्राम जो हमने कहा है सी पॉइंट के बिलो और अबव कैसे बनेगा। सी पॉइंट के बिलो तो आपको पता है कि यहाँ पे कुछ प्रकाश दिखेगा जो सी पॉइंट से होता है, उसके बाद में एक सा इंटेंसिटी है, जबकि अबव सी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 9/4 हो गई, पहले 9/4 R², तो ये I इज़ प्रोपोर्शनल टू R²। उसके बाद कितनी हो गई थी हमारे पास वैल्यू, इसकी इंटेंसिटी की कम होती जाएगी। और जो मिनिमास हैं वो भी हम देखेंगे कि ज़ीरो इंटेंसिटी के नहीं है, मिनिमा भी ये बीच बीच में की हैं, या बिल्कुल वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो नहीं है कहीं पे भी। तो हमारे पास जो फाइनली सीधे कोर में तीव्रता का वितरण आएगा वो कैसे आएगा कि जैसे फर्स्ट मैक्सिमा बन गया, उसका सेकंड मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा से कम इंटेंसिटी का होगा, सिमिलरली थर्ड मैक्सिमा उससे कम इंटेंसिटी का होगा। इस तरह से हमारे पास कई सारे मैक्सिमास बनेंगे। और ये जो मैक्सिमास हैं, ये मैक्सिमास जो हैं सारे हमारे पास, ये सारे मैक्सिमास जो हैं इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी और मिनिमा कभी भी ज़ीरो इंटेंसिटी का नहीं होगा। इसी तरह यदि O' में अर्धकालिक पट्टिकाएँ विषम संख्या में होंगी तो P पर प्रदीप्त फ्रिंज होगी तथा सम संख्या होने पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगी। ये इन जनरल हमें पता है कि जब भी अर्धकालिक पट्टिकाएँ विषम संख्या में होती हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट दो खत्म कर देती हैं, तो रिमेनिंग एक रहती है, तो इंटेंसिटी बचेगी। सिमिलरली जब सम संख्या में होंगी तो एक दूसरे के कारण आयाम जो भी होगा वो आउट ऑफ फेज आता है λ/2 का उन दोनों में पाथ डिफरेंस होने के कारण, इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और वहाँ अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। जैसे जैसे बिंदु P C से ऊपर हटता है एकांतर क्रम में प्रदीप्त या उच्चिष्ट तथा अदीप्त या निम्नलिखित फ्रिंजें प्राप्त होती है। प्रदीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों में तीव्रता का कॉन्ट्रास्ट कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अदीप्त फ्रिंजें पूरी तरह से ज़ीरो इंटेंसिटी की कहीं पे भी हमें नहीं मिलती हैं और प्रदीप्त फ्रिंजें भी ऐसी होगी जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, जैसा कि अभी हमने ग्राफ में डिस्कस किया था, ग्राफ में देखा।